गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, कृषि को लेकर जो अभी हमारे देश में हालात हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समस्या कहाँ आ रही है। क्योंकि जो लोग अभी इन चीज़ों के बारे में परिचित नहीं है कि मंडी का क्या कार्य करने की प्रणाली होती है, या जो FCI के गोडाउन वहाँ क्या होता है, या एग्रीकल्चर के लिए सरकार के नॉर्म्स खरीदने के क्या हैं, या जो सस्ता गल्ला सरकार बेचती है तो उसका क्या एक नॉर्म है। तो देखिए, आपके लिए बिल समझना बहुत ज़रूरी है। पहला समझते हैं हम कि इसमें विरोध क्यों हो रहा है, और विरोध होना जायज़ है या नाजायज़, ये आप निर्धारित करिएगा। देखिए, पहला जो इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म 2020 लेके आए, नॉर्मली ये 3 विधेयक प्रस्तुत हुए थे जिन्हें फाइनली अध्यादेश का रूप दे दिया गया है। तीनों पर एक एक करके मैं चर्चा करता हूँ। पहला क्या है? पहला रिफॉर्म है एसेंशियल। नॉर्मली इन तीनों की हार्ड कॉपीज मैंने अपने सामने प्रिंट आउट निकाल लिया है। पहला है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल का कि एसेंशियल कमोडिटीज बिल। एसेंशियल कमोडिटीज बिल का मतलब ये है इस बिल में कि जो जरूरी चीजें हैं, वो जरूरी चीजें आवश्यकता पड़ने पर या जब भी जरूरत हो, कोई भी किसान या कोई भी निजी कंपनी का स्वामी उसका भंडारण कर सकता है। 2 मिनट समझिएगा मेरी बात को। आजादी के बाद से अब तक इस पर रोक लगाई हुई थी हर सरकार ने। हर सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था कि भंडारण करना गलत है। लेकिन अब देश में नए कानून के तहत 4 दिन पहले ये अधिकार मिल गया है कि युद्ध और बाह्य कोई आक्रमण है या आपदा है कोई, उन 2 कंडीशनों को छोड़कर कभी भी आप भंडारण कर सकते हैं। अब इसे समझिएगा 1% कि भंडारण कौन करेगा। मैं किसान हूं, अगर मान लीजिए आप किसान हैं, तो मैक्सिमम किसान हिंदुस्तान का वो निम्न जोत कृषि के अंतर्गत आता है, जिसके पास न्यूनतम जोत भी नहीं है। जो मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, उन्हें न्यूनतम जोत वाले किसान कहा जाता है। तो उनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है, तो वो कितना उगाएगा और उसमें से फिर क्या भंडारण करेगा? वो अपनी ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार ही उगा पाता है, तो भंडारण कहाँ करेगा? तो यहाँ कहा है कि भंडारण की अनुमति है, तो ये क्या किसान के हित में है या नहीं है? तो आप खुद इसमें अपने आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें स्टोर या जो बड़े बड़े गोडाउन्स, बड़े बड़े जो गोदाम और फैक्ट्रियों में स्टोर करने की जगह जो बनाई हुई हैं, वो पूंजीपतियों की हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि फायदा किसानों से ज्यादा पूंजीपतियों को होगा। दूसरी चीज, इस बिल का जो ये आपका एसेंशियल कमोडिटीज बिल है, साइड इफेक्ट ये भी है कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई 2 चीजें होती हैं। अगर उन्हें स्टोर करने का अधिकार होगा पूंजीपतियों को, तो उससे रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। वो भी इस बिल को इस समय लाना, जून के महीने में, जहां आप कोरोना में देख रहे हैं कि केवल पूरी जीडीपी जब डाउन गई, और ऐसे में केवल कृषि सेक्टर हमारा ऐसा है जिसने जीडीपी की इज्जत बचा के रखी, और वो 3% लगातार पॉजिटिव में गया। तो आपने ऐसे में ये बिल पेश किया, तो उसका पहला जो एस्पेक्ट था, पहला अध्यादेश, इसे आप समझ रहे होंगे कि नॉर्मली क्या अधिकार कह रहा है वहां कि नॉर्मल भंडारण करने का अधिकार दे दिया गया है। किसान भंडारण कर सकते हैं या पूंजीपति भंडारण कर सकते हैं। अब पूंजीपति को ही इसका लाभ मिलना है, सीधी बात है। आगे क्या होता है देखते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इससे इकोनॉमिक चक्र बिगड़ेगा। इसी बिल का दूसरा आयाम अगर मैं देखूं, आपसे कहूं, तो इसे इन्होंने नाम दिया प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसे क्या बोला है? प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। व्हाट इज दिस? प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल में कॉमन चीज जो है जो वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग है, उसे बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है या कोई एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो उस कंपनी को एक बड़ी ह्यूज मात्रा में गेहूं चाहिए, आटा बिस्किट बनाने वाले को, चिप्स बनाने वाले को बड़ी मात्रा में आलू चाहिए। अब वो क्या किसान के पास आएगा, हमारे पास गांव में आके खरीदेगा? नहीं, उसे कई टन आलू चाहिए, तो वो पूरा कांटेक्ट कर लेगा, लंबे किसी एरिया में या किसी बड़े एरिया में कांटेक्ट कर लेगा कि जितना उगाया है आप हमें बेच दो। अब इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, तो अच्छा है कि भाई वो खरीद लेगा। बट वो खरीदेगा किसके माध्यम से?
वो खरीदेगा यहाँ किसानों के माध्यम से खरीदेगा, लेकिन उसकी जवाबदेही जो है वो तय कर दी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वही उस कंपनी और उस किसान के बीच में मध्यस्थता वाले व्यक्ति होंगे। मतलब वो कर्मचारी ही कंपनी के कागज वगैरह दस्तावेज चेक करके किसानों को फॉरवर्ड करवा के किसानों की गारंटी वो लोग लेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसमें कमी यहाँ ये हुई कि 1% यहाँ अगर डायरेक्ट गांव के मुखिया या प्रधान को बनाया जाता प्रमुख, वो कॉन्ट्रैक्ट करता कंपनी से और वो सारे अपने क्षेत्र में गांव के जितने भी किसान लगभग वो गेहूं उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते तो वहां जवाबदेही बनती। प्रधान को तो वोट लेना है ना हर 5 साल में, तो वो वोट लेने वापस जाएगा तो किसान कहेगा हमारा पैसा नहीं मिला, उस कंपनी को हमने बेचा था, आलू गेहूं बेचा था। तो प्रधान डर वोट के लालच में या डर के कारण ग्रामीणों को कोऑपरेट करेगा, और जब किसानों को कोऑपरेट करेगा तो उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाएगा। नहीं होगा तो फिर वो चाहे न्यायालय जाना हो कहीं, हर जगह वो उनका साथ देगा। यहाँ तो किसान की हालत वैसी है जैसी थी। अब अपने दोनों बिल समझे, ये दो जो बिल हैं, पहला मैंने कहा भंडारण करने का अधिकार दे दिया गया है कि भंडारण कर सकते हैं, भंडारण कौन करेगा ये आप जानते हैं। दूसरा ये कहा है कि वहां कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग बढ़ेगी। इसमें दूसरे वाले बिल में एक मूल्य तय कर लिया जाएगा। मूल्य मतलब कि भाई आप यहाँ गेहूं उगाओ, आपका हम 2000 रुपए के हिसाब से गेहूं खरीद लेंगे। गेहूं खरीदने की गारंटी कंपनी की, कंपनी गेहूं खरीदेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए उसका रेट मंडी में बाद में, क्योंकि होता क्या किसान परेशानियां होता है, जब वो बोता है तब तो रेट हाई होता है, बट जब गेहूं काटने के बाद बेचने जाता है मंडी में तो रेट बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसीलिए पूरे देश में इसका विरोध है कि परेशानी वहां ये है कि अगर दो चीजें वहां मंडी में जब बेचने गया मूल्य कम हो गया तो इसकी गारंटी कौन लेता है कि सामान्य रूप से उसे उसका मूल्य मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग में गारंटी कंपनी ले लेगी उसके मूल्य की, लेकिन नुकसान ये है कि अगर कंपनी लास्ट में मना कर दे कि हमें वही सस्ता मिल रहा तो वहां से ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, फिर किसान कहाँ जाएगा? तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा सही है गलत, बाकी मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक के रूप में मुझे निष्पक्ष होकर आपको चीजें समझानी है। दूसरी चीज, अब अगर हम बात करते हैं तीसरा बिल जो है उस इंग्लिश में हम अगर बोले सिंपली तो उसे प्रोडक्शन कॉमर्शियल बिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन ट्रेड एंड कॉमर्स बिल बोल सकते हैं। कृषि उत्पाद और व्यापार, दो चीज समझिए। तीसरा जो इन्होंने नॉर्म दिया है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि वास्तविक रूप में किसान जब मंडी में अपना वस्तु को या गेहूं, धान या मटर या दालें बेचने जब आता है तो बड़ी बड़ी वस्तुओं पर, लगभग 24 वस्तुओं पे भारत सरकार इस समय एमएसपी जारी करती थी। 4 दिन पहले तक का एक नियम था, जब तक ये कानून नहीं बना था। एमएसपी जारी करने का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इतना मिनिमम प्राइस है, हम इतने पे आपका वो गेहूं या आपका चावल ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं। किसान फायदे में था, इसलिए था क्योंकि न्यूनतम किसान को पता है कि इस मूल्य पर सरकार हमसे लेगी ही लेगी। लेकिन एक बात तो बताइए, ये जो बिल आप लाए, किसान आज तक का टोटल किसान जो है वो मंडी में केवल 6% किसान बेचता है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बाकी 94% किसान मंडी के बाहर अपना अनाज बेचता है। दैट मीन्स कि वो फ्लोर मिल्स में बेचेगा, आपका उसमें बेचेगा, खुदरा में बेचेगा, या कह सकते हो आप दुकान लगा के, फड़ लगा के, रेडी लगा के अपना बेच देगा, गांव में किसी को बेच देगा, या शहर में जाके खुद निजी स्तर पर बेचाएगा, या किसी आटा मैदा मिल पे बेचाएगा, किसी कंपनी को ट्रेंड करके दे देगा। केवल 6% किसान मंडी में जाता है बेचने, और आप एमएसपी पे उससे खरीदते हैं, मिनिमम सपोर्ट जो आपका प्राइस है। आपने यहां कहा, अब जो मेन मुद्दा है, झगड़ा कहाँ है, इसे हम समझते हैं एक बार। झगड़ा यहाँ है, किसान कह रहे हैं आप एमएसपी लेके बना के रखिए कंटिन्यू, मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी हम बनाए रहेंगे, लेकिन जब वास्तविक रूप में किसान वहां बेचता ही नहीं तो एमएसपी का फायदा क्या है? अब किसान को एमएसपी से फायदा ये होता था, समझिएगा, कि अगर जैसे मान लीजिए उसने कटाई करी, और कटाई करने के बाद वो जो मंडी में बेचने गया, वहां मान लीजिए मंडी में बहुत ज्यादा माल आ गया, गेहूं बहुत ज्यादा पहुंच गया, धान बहुत ज्यादा पहुंच गया, या कोई भी फसल है बहुत ज्यादा पहुंच गई, तो आढ़ती जो होता है, बिचौलिया, वो क्या करता है कि भाई देखेंगे तुम्हारा क्या है, कम रेट लगाता है उसके वस्तु के। जब कम रेट लगाता है तो वो किसान शांति से कहाँ चला गया,
जो सरकारी एमएसपी तय है उसके तहत गया एफसीआई के गोदाम में, वहां जाके बोला कि भाई मुझे अपना बेचना है फसल को। तो अब वो क्या करेगा, मान लीजिए कि 2000 रुपये फिक्स है फसल का, तो एफसीआई गोदाम में बेचेगा तो 2000 तो मिनिमम मिलेगा ना। मान लीजिए 1800 रुपये कुंटल के हिसाब से, 1700 रुपये कुंटल के हिसाब से अगर बाहर बेचता तो यहाँ तो उसे 2000 रुपये मिल रहा है, तो उसे यहाँ फायदा होता है। बट यहाँ तो ये केवल 6% ही हिंदुस्तानी किसान बेचते हैं, तो फिर बाकी लोगों को क्या है? बाकी लोगों को जो परेशानी आती है उसे समझिएगा, ये पॉइंट वाली चीज है। परेशानी ये आती है जब ये बेचने जाते हैं तो एफसीआई के गोडाउन में कर्मचारी कहता है कि भाई हमारे पास बोरा नहीं है, बोरा खाली नहीं है, बोल देगा गोदाम में जगह नहीं है, बोल देगा गोदाम भरा हुआ है, स्टॉक ओवर स्टॉक हो गया, 10 दिन बाद, एक महीने बाद आना। ऐसे में अब मैं क्या अपना अनाज ट्रॉली में लाद के खड़ा करूंगा, ये गांव ले जाऊंगा, वापस लाऊंगा बेचने? नहीं। अब किसान सोचता है कि मैं इसे मंडी में जाके बेच दूं। अब वो वहां गोदाम में जगह थी या नहीं थी, बोरा था या नहीं था, पता नहीं, वहां से उसे भेज दिया, वो मंडी आएगा, मंडी आया बेचने, मंडी में उससे मान लीजिए 1000 रुपए के हिसाब से वो वस्तु खरीद ली, तो 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से वो मजबूरी में बेच के चला गया, मजबूरी में बेच गया। अब ये ऐसे गोदाम वाले बाबूजी जिनकी खुद 1,80,000 रुपये सैलरी है, ये आएंगे, मार्केट इंस्पेक्टर साहब जो भी कर्मचारी हुए, आने के बाद उस आड़त वाले से कहेंगे हाँ वो किसान आया था क्या बेचने? हाँ आया था। तो वो किसान जो बेचा है 1000 रुपये में तुमको बेचा है, तुम 1300 रुपये में हमको दे दो। अब मंडी में आड़ती को फायदा हुआ कि 300 रुपये की बचत हुई, तो उसने 1300 रुपये में फिर बेच दिया उस कर्मचारी को। उसने 2000 रुपये के हिसाब से, जो सरकार ने एमएसपी तय किया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये के हिसाब से सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ा दिया और वहां से पूरा गेहूं उठवा के एफसीआई गोदाम में रखवा दिया। तो उसने 1300 रुपये दिया आड़ती को, 700 रुपये खुद बचे क्योंकि सरकार से वो 2000 रुपये लेगा। आड़ती ने 1000 रुपये में लिया था, 1300 में बिक गया, 300 रुपये से बचे। किसान को केवल मिला कितना? 1000 रुपये कुंटल। ये जो ऊपर का 1000 रुपये मारा गया, ये हक किसान का था जो उन 80,000 रुपये वाले बाबूजी ने ले लिया या इन आड़तियों ने लिया। नुकसान किसका हुआ? किसानों का ही हुआ। दो चीज समझिए, आजादी से लेके आज तक कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, निष्पक्ष, किसी सरकार ने किसान के लिए हकीकत में कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई। नहीं तो किसान सुसाइड नहीं करता। किसान जो सुसाइड करता है ना, अगर इसे समझना हो तो ऐसे समझिए कि किसानों की आय आजादी के बाद से 20 से 21% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 20 से 21%। मतलब कि किसान अगर पहले 1 रुपए कमाता था तो अब वो 21 रुपए कमाने लगा। कितना कमाने लगा है? 20 रुपए या 21 रुपए कमाने लगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों की आय अगर हम देखें तो वो 200 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है कि अगर कोई इंस्पेक्टर था तो अगर उसकी मान लीजिए उस समय 100 रुपए सैलरी थी, 200 गुना कर दीजिए तो अब 20,000 रुपए बैठेगी। आजादी के समय से अगर आज तक का वो देखें, वो 200 गुना बढ़ी है, 20 गुना बढ़ी। अगर सभी सरकारी कर्मचारी अलग क्षेत्रों के दूसरे लोगों का आप देखेंगे वर्ग का घटा के इसे 20% ले आइए ना, जो बढ़ाया आपने 200%, और जब वो 1-1 लाख रुपए सैलरी वाले व्यक्ति का जब 8,000 रुपए हाथ में आएगा तो समझ में आएगा कि किसान आत्महत्या करता क्यों है, किसान के सामने परेशानी क्यों है। मेन रीजन ये है। ऊपर से तीनों बिलों में एक मुद्दा है एमएसपी वाला बहुत गर्म आ गया, जिसमें दूसरा सरकार ने कारण दिया। अगर वाकई में यहाँ कोई सुधार हो सकता है इन तीनों बिलों के अलावा, पहला लास्ट वाला जो हम एमएसपी पे चर्चा कर रहे हैं, पहला मैंने भंडारण के लिए समझाया, दूसरा मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला समझाया कंपनी से। इन तीनों में से हटा के एक ही परिवर्तन अगर करना चाहें तो कर दें, वो एक है कॉमन। जैसे एमआरपी है ना कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते, तो मिनिमम प्राइस जारी कर देना कि इस एमएसपी जो नॉर्मल जारी कर रहे हैं वो हर वस्तु पे एमएसपी जो वो कर दें कि मिनिमम इतना प्राइस है जी, इससे कम में गेहूं नहीं बिकेगा। मिनिमम धान का इतना प्राइस है जी, इससे कम में नहीं बिकेगा, बिकोगे तो अगले दिन फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, बात खत्म होगी। किसान श्योर हो जाएगा यहाँ। तो बाकी सरकार की नीतियां हैं, कानून सही है गलत, इसकी समीक्षा आप करिए। लिखा क्या है और उनका फायदा है या नुकसान, ये मैंने आपको बताया। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिए कि उससे आपको फायदा लग रहा है या नुकसान लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।